You are highly welcome to परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लीवेज के बारे में बात किया और हमने देखा कि किस तरह से एक जाइगोट जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और किस तरह से वो एम्ब्रियो बनेगा और किस तरह से वो एक शिशु के रूप में जन्म लेगा। उस कहानी की कड़ी को आज हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आज हम चलेंगे। आज हम देखेंगे कि जो हमारा जाइगोट बना है वो किस तरह से मारुला स्टेज में आया, ब्लास्टुला स्टेज में आया और ब्लास्टोसिस्ट बन करके किस तरह से यूटेराइन के एंडोमेट्रियम में आकर के वो इम्प्लांट होगा, प्रत्यारोपित होगा। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज हम यह भी जानेंगे कि ये जो हमारा एम्ब्रियो बन गया है वो किस तरह से जो है यूटेराइन वॉल में एंट्री पाता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं है, वो टेस्ट कौन से हैं और टेस्ट जो किया जाता है उसमें कौन से साइन आते हैं, कौन से हार्मोन काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आज हम चलते हैं इम्प्लांटेशन की तरफ। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है रोपण, इम्प्लांटेशन। जैसे प्लांट रोपित किए जाता है, ठीक वैसे ही हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो जाइगोट है मारुला स्टेज में आकर के और वहाँ से ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बन करके किस तरह से प्रत्यारोपित हो रहा है यूटेराइन के वॉल में। इस सफ़र को आज हम लोग नापेंगे। तो कहने का मतलब इम्प्लांटेशन क्या है, यानी एम्ब्रियो का यूटेराइन वॉल में इस्टेब्लिशमेंट होना ही क्या है, इम्प्लांटेशन है। अब इसको हम देखेंगे कि ये होता कैसे है। आप जानते हो कि जनरल सा एक ओवम या जिसे हम सेकेंडरी वूसाइट कह रहे हैं, शुरुआती दौर में आप जान रहे हो कि ये एक सिंगल सेल होती है और न्यूक्लियस इसका होता है और स्पर्म जो है जब इसके पास आता है तो ये दोनों जब मिलते हैं तो आप जान रहे हो, इसके पहले हमने बातें की हैं, ये हमारा बनता है जाइगोट। और यह जाइगोट जो है इसको हम जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट जो है सिंगल सेल होता है और इसके अंदर डबल मतलब एक न्यूक्लियस यानी फ्यूज होकर के स्पर्म और ओवम का क्रोमोसोम नंबर 23 पैरेंटल और 23 जो है मैटरनल यानी माता और पिता दोनों से 23 क्रोमोसोम आकर के इसमें 46 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम आकर के इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और ये सिंगल सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है। अब हम देखेंगे कि यह सिंगल सेल की कहानी क्या है, कैसे यह सिंगल सेल एक नवजात शिशु यानी मानव यानी शिशु को जन्म देने में सक्षम हो जाती है, एक सिंगल सी सेल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लीवेज के बारे में बात किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है उसे आप जरूर देखें। आप जानते हैं कि यह सिंगल सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करती है और रैपिडली डिवाइड करती है। तो रैपिडली डिवीजन ऑफ सेल इन विच ग्रोथ फेज इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज क्लीवेज। इसमें हमने देखा था कि हम माइटोटिक डिवीजन में भी सूत्री विभाजन में एक कोशिका उसमें क्या करती है, पहले हम जानते हैं कि G1 या यस G2 और M यानी माइटोटिक फेज होती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं होती है बल्कि सेल के अंदर ही जो है उसका डिवीज़न होना है। तो इसके पहले हम लोगों ने बातें की हैं। अब होता क्या है, यही सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करती है और आप जानते हैं कि यह 2 पार्ट में टूट जाती है। और इसके प्रीवियस लेक्चर हमने बात की है कि इसके बाहर जो है जोना पेलोसिडा की लेयर लगी रहती है। इसको ZP से हमने डिनोट किया था और ये हमारी हो गई अब 2 सेल की। लेकिन इतना अचीव होते होते हमने बातें की हैं कि आप देख रहे हैं कि 30 घंटे लग जाते हैं यानी इस जाइगोट को डिवाइड करने में। और यह जो डिवीज़न होता है
या इसको हम स्पेशल डिवीज़न, सूत्री विभाजन तो है लेकिन इसमें ग्रोथ फेज नहीं है, यह रैपिडली डिवाइड करता है, इसीलिए इस डिवीज़न को हम क्लीवेज कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाइगोट की जो साइज है और इसकी जो साइज होगी वो सेम होती है, साइज नहीं बढ़नी है, क्योंकि ग्रोथ फेज यहाँ एब्सेंट है। जाइगोट और यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज जो 30 आवर्स के बाद आई है, उसके साइज में कोई अंतर नहीं है, साइज सेम है। हाँ, सेल के कंटेंट बदल गए, साइटोप्लाज्म थोड़ा छोटा हो गए, इतना बड़ा साइटोप्लाज्म था यहाँ पे तो थोड़ा अब छोटा हो गया भाई, ठीक। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं एक था तो अब यहाँ 2 हो गया। तो ये जो स्टेज है, ये जो विभाजित हुई है, फर्स्ट क्लीवेज आई है, तो क्लीवेज, अब इसका एक नाम, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया भाई, क्लीवेज, यानी विदलन हो गया। और इस प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की हैं कि क्लीवेज है इस तरह से हो रहा है, इसको मेराडोनियल क्लीवेज कहते हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया है। तो अब ये हमारा हो गया क्लीवेज। अब ये जो सेल बनी, अब इनका नाम भाई बदल गया, इनका नाम क्या हो गया, अब इसको कहेंगे मीरोब्लास्ट, मीरोब्लास्ट, याद रखिएगा, क्योंकि ब्लास्ट ही तो हो रहा है। अब ये सेल जो है टूट रही हैं और छोटी हो रही हैं, तो इसी दिमाग में बैठा लो कि अब मीरोब्लास्ट हो गई, इसके बारे में हमने बात किया। अब इस मीरोब्लास्ट से फिर हम देखते हैं कि 4 सेल बनती हैं, ठीक है। इसके ये फिर ये माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, और जोना पेलोसिटा की ये दीवार वैसे ही है, सेल की साइज जो है ये वैसे ही है, लेकिन अब इसके अंदर ये जो डिवाइड हुए, अब ये 4 सेल बन जाती हैं, ठीक है। अब ये 4 सेल बन जाती हैं, तो ये 4 सेल अब बन गई। आप देख रहे हैं कि ऊपर से कठोरता से अब वो जोना पेलोसिटा की दीवार लगी हुई है, वो कह रही है कि तुम अंदर जो भी करना है करो, बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये 4 सेल में बट जाती हैं, और जैसे ही ये 4 सेल में अब ये बट रही हैं, अब यहीं पे इसका नाम बन गया, इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो हो गया। इसके बाद से आप जान रहे हो कि ये हमारी एम्ब्रियो हो गई। फिर 4 से 8 सेल बनती हैं, और 8 से 16 सेल बनती हैं। तो अब हम यहाँ 16 सेल सीधे ले रहे हैं भाई। 16 सेल जब इसके अंदर जोना पेलोसिटा की दीवार लगी हुई है, 16 सेल इसके अंदर आकर के बन जाती हैं। तो 16 सेल 8 से 16 जैसे ही बनती हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शहतूत के गुच्छे होते हैं, लगे रहते हैं, उसी तरह से ये लगा हुआ है। इसीलिए यानी मालबेरी से ही रिलेटेड करके इसका नाम रख दिया गया, इसको मारुला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मारुला। ये स्टेज क्या हो गई भाई, मारुला। 8 से 16 तक की जो स्टेज हो गई वो हो गई मारुला। और मीरोब्लास्ट तो एक ही रहे हो। बाद में यही मारुला के सेल अब चूंकि कॉम्पैक्ट हो गए हैं, अब इनको करना क्या है, अब ये मजबूर हो जाते हैं, जगह तो कम बची है भाई, इसी जगह में, इतनी ही जगह में इनको व्यवस्थित होना है। इसीलिए व्यवस्थित होने के लिए अब ये सेल क्या करती हैं, आपस में पुनः अब रीअरेंज करती हैं। और जब रीअरेंज करती हैं तो कुछ सेल जो है आप देखेंगे कि यह पेरीफेरी पे आकर के लग जाती हैं। कुछ सेल यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पेरीफेरी पे ऐसे सजना शुरू कर देती हैं। ये देखिए, ये पेरीफेरी पे ये सेल सजने लगती हैं। अब इनका एक नाम, अब ये सज रही हैं, पेरीफेरी पे आ गई। और आप देखेंगे कुछ सेल जो है यहाँ पे, यानी इतनी जगह छोड़ करके यह बीच में आकर के सजने लगती हैं, जिससे अब इनको आसानी हो जाती है। अब आप देखें इस तरह से सेल का अरेंजमेंट हो गया। हम देख क्या रहे हैं कि ये तो हमारी आउटर लाइनिंग जो है जोना पेलोसिटा की है, आप जानते ही हो। अब ये जो सेल सजी हुई हैं, ये अब इनका नाम बदल गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। इनका अब ये जो सेल किनारे पे आप देख रहे हो, इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट हो गया। और ये सेल जो आ करके सज गई हैं, आप देख रहे हैं कोन जैसी बना रही हैं, तो इसको हम आईसीएम कहते हैं। आईसीएम यानी इनर सेल मास। ये इनर सेल मास हैं, या इन्हीं को हम
एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक नॉब। तो एम्ब्रियोनिक नॉब हो गई। अब ये सेल सज गई। अब इस तरह की जो व्यवस्था हो गई, अब इसका नाम बदल गया। नाम अब क्या हो गया? अब देखें, इसको हम कहेंगे, इस स्टेज को कहेंगे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। अब ये जो स्टेज आई है ये है ब्लास्टुला। आप ध्यान दीजिएगा, सेल की साइज नहीं बढ़ी है, सेल के कंटेंट बढ़ रहे हैं, सेल की संख्या बढ़ रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस ज़्यादा सेल हो गई तो ज़्यादा न्यूक्लियस भी तो है इसके अंदर। साइटोप्लाज्म तो वही है, वही उनके अंदर बटना है। न्यूक्लियस की संख्या बढ़ गई, सेल की संख्या बढ़ गई, लेकिन सेल की साइज अभी भी नहीं बढ़ी है। ये जोना पेलोसिडा की दीवार अभी भी इसके चारों तरफ घेरे हुए है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला स्टेज हो गया। अब इस ब्लास्टुला स्टेज को एक और नाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये किनारे लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है, इसी को सिस्ट जैसा दिख रहा है, इसीलिए एक और नाम इसको देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कहानी है यानी ब्लास्टुला स्टेज तक की। अब हम लोग देखेंगे कि ये ब्लास्टुला यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये अब इम्ब्रियो का रूप जो धारण कर लिया है, यह कैसे जा कर के यानी यूटेराइन की वॉल से इस्टेब्लिशमेंट अपना बनाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए अब हम पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है उससे कैसे जुड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये जोना पेलोसिडा अभी भी घेरे हुए था, वो जोना पेलोसिडा की दीवार को जो है धीरे धीरे अब ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी, अभी हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो है ये क्या कर रही है भाई, लिटिक एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं, जिसके कारण अब ये जो किनारे की तरफ ये सजी हुई सेल है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये जो है एम्ब्रियोब्लास्ट है। एम्ब्रियोब्लास्ट की हमने बात की। और ये किनारे किनारे जो सेल सजी हुई है जिसको हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट कहा। अब ये ट्रोफोब्लास्ट ये जो सेल है इनर सेल मास या जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे हैं, ये अब बाहर निकलना चाहती हैं और जब तक ये बाहर नहीं निकल पाएंगी, जब तक ये जोना पेलोसिडा की जो दीवार है ये टूटे नहीं। अब ये जोना पेलोसिडा की दीवार जब ब्रेक करती है, लैक्टिक एंजाइम ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से निकलते हैं, तो ये जो ब्रेक करती है तो यही वो स्टेज होता है। कई बार होता क्या है कि यही जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है कई बार दो पार्ट में टूट जाते हैं। तो यही दो पार्ट में टूटने पे यहाँ पे आइडेंटिकल ट्वीन भी बनते हैं, आइडेंटिकल ट्वीन का निर्माण होता है। इसके बारे में हमने ट्वीन के लेक्चर में बात की है। अब हम लोग देखेंगे यह जोना पेलोसिडा की दीवार धीरे धीरे ब्रेकअप हो रही है और इसको अब आकर के इस यूटेराइन वॉल में अंदर आना है और इस्टेब्लिश होना है। अब हम लोग आइए देखते हैं, ये ब्रेकअप होते होते आप जानते हैं कि 6 से 7 दिन लग जाता है और इस 6 से 7 दिन के बाद अब क्या होता है आगे की कहानी हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जो हमारा ये ओवरी है, इस ओवरी से जो एग निकलता है वह एग आप जानते हो कि फीमरी, ये जो फीमरी है, फीमरी लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रैप कर लेते हैं और यह जो है सेकेंडरी ओसाइट यह आगे की तरफ बढ़ता है। इधर से स्पर्म आता है और स्पर्म आता है तो आप जानते हो कि इसका फ्यूजन हो जाता है और यही जो है जाइगोट बनता है। और यहाँ हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट तक स्टेज तक आ गए। अब देखें जोना पेलोसिडा की दीवार, जैसे ये हमारा एग फर्टिलाइज हो चुका है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। जोना पेलोसिडा इसको अभी भी घेरे हुए है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो आप देखेंगे
ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया था, ये जो खाली कैविटी थी, इसको हम लोगों ने ब्लास्टोसील कहा था, ब्लास्टोसील। तो आप देखेंगे कि ये ब्लास्टोसील जो है खाली कैविटी होती है। इस कैविटी के अंदर आखिर इसका काम क्या है, हम देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे उसमें इस ब्लास्टोसील के अंदर जो योक है वो प्रेजेंट रहता था। और आप जानते हैं ड्यू टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये धीरे धीरे योग जो है मनुष्य के एग में गायब हो गया, और हम जानते हैं इसीलिए तो यह एलिसिथल है। तो इसके अंदर ग्लूकोज भी भरता चला जाता है, और जो ग्लूकोज भरता है तो इसकी साइज बढ़ती है, ब्लास्टोसिस्ट को भी प्रेरित करता है, इसकी साइज बढ़ती है। अब यह आप देखते हैं ऐसा करते करते 6 से 7 दिन लग जाते हैं। 6-7 दिनों के बाद अब यह आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये जोना पेलोसिडा की जो दीवार आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा एम्ब्रियो है, ये जोना पेलोसिडा की दीवार अभी भी इसको घेरे हुए है। और आप जानते हैं कि जोना पेलोसिडा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी एम्ब्रियो के इस्टेब्लिशमेंट में, यानी उचित प्लेस पे एम्ब्रियो को इस्टेब्लिशमेंट देना है, इधर उधर नहीं। अब आप सपोज कर लीजिए कि यह जो एम्ब्रियो है, अगर यह जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर यहीं पे ये जोना पेलोसिडा की दीवार ब्रेकअप हो जाए और यहीं पे अगर एम्ब्रियो जुड़ जाए तो तब तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा भाई। क्योंकि जैसे ही ये अभी तो यहाँ जुड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इस एम्ब्रियो को तो बढ़ना भी है, 9 महीने का सफ़र तय करना है। तो 9 महीने के सफ़र में जब इसकी साइज बढ़ेगी तो ये जो है दीवार रफ्चर कर जाएगी, और फीमेल को हाईली जो है इन्फेक्शन का चांस रहेगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए जोना पेलोसिडा की दीवार जो है दीवार बन के खड़ी है कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं जुड़ना है। अगर इस तरह का जुड़ाव अगर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको हम इक्टोपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी इस प्रेगनेंसी में मदर को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जोना पेलोसिडा की दीवार इस इक्टोपिक प्रेगनेंसी को चेक करती है, रोकती है। अब हम देखते हैं कि अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और इसको बढ़ करके आना है, और इसका अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाएगी। तो इससे अवॉइड करने के लिए ये जोना पेलोसिडा की दीवार अभी भी इसके साथ में लगी हुई है। और जैसे ये हमारा एम्ब्रियो आगे की तरफ बढ़ता है तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारी यूटेराइन वॉल है इसका 3 लेयर से बना हुआ है। आप जान रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है इसको, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये जो हमारी दीवार है अंदर की दूसरी है मायोमेट्रियम, यानी मस्कुलर होती है। इसके बारे में हम लोगों ने बातें की हैं पिछले लेक्चर में। ये हमारा हो गया मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और ये जो लाल रंग की आप देख रहे हो यही हमारी दीवार है इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम आप जानते हो कि हाईली वैस्कुलर होती है, ग्रैंडुलर होती है, और इसी के अंदर चेंजेस आने हैं। तो अब देखिए जब यह हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है यह जैसे जैसे ट्रैवल करता है, अब यह यहाँ तक ये पहुँच गया है। जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो आप जानते हो कि होगा क्या। यह जब यहाँ तक पहुँच गया तो ये इसको अंदर तो घुसना है भाई, बिना अंदर घुसे तो काम बनेगा नहीं। इसीलिए अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना है इसकी दीवार जो हाइड्रोलिटिक दीवार है इसके ऊपर एक और सेल का अरेंजमेंट होता चला जाता है, जिसे हम सेल्स ऑफ रोवर्स, सेल्स ऑफ रोवर सेल्स भी कहते हैं। और रोवर में डाकू ही होता है एक तरह से, आप समझ लो। तो ये इनको डकैती ही तो करनी है भाई, इंडोमेट्रियम की दीवार में के अंदर घुसना है। तो ये सेल्स ऑफ रोवर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और ये जान रहे हैं कि जब इसके कांटेक्ट में आती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट की सेल जो है इसको लिटिक एंजाइम सीक्रेट करके यानी तोड़ देती हैं। और तोड़ने के बाद होता क्या है, साथ ही साथ ये तो कर ही रही हैं, ये इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यहाँ से यह भी कुछ सीक्रेट करती है जिसे हम यूटेराइन
यूट्राइन मिल्क कहते हैं, याद रखिएगा, यूट्राइन मिल्क, यानी इंडोमेट्रियम की जो दीवार है वह यूट्राइन मिल्क सीक्रेट करती है, जिसके कारण यह जो ब्लास्टोसिस्ट है वह अट्रैक्ट होता है, यानी यह एम्ब्रियो अट्रैक्ट किया जाता है यूट्राइन मिल्क के थ्रू, क्योंकि इसका नरिशमेंट भाई इसी से प्रोवाइड होना है। अब इस सेल के अंदर जो है ग्लूकोज भी इंटर कर जाती है और इसको नरिशमेंट मिलने लगता है। जब यह इसके पास में आ जाती है, जैसे ही यह इसके कांटेक्ट में आती है ब्लास्टोसिस्ट की, जो ब्लास्टोसिस्ट है जब ये ऐसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये लिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, और सीक्रेट करने के बाद वह इसको इसके अंदर जो है इंटर कर जाता है। अब देखेंगे इसकी दीवार टूट जाती है और यह जो है जो हमारा एम्ब्रियो है, अब जोना पेलोसिडा की दीवार टूट जाती है और बाद में यह टोटली जो है बिल्कुल एम्बेडेड पोजीशन में आ जाता है। तो अब यह जब एम्बेडेड हो जाता है तो अब यहाँ से देखें इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आने लगते हैं। अब देखें थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि वो चेंजेस किस तरह से क्रिएट होते हैं। ये 7वें दिन आकर के यह एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो गया इंडोमेट्रियम में, जो हाईली वैस्कुलर हैं। अब देखिए यह जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो हमारा यूटेराइन वाल है, ये हमारा पेरीमेट्रियम, ये हमारा मायोमेट्रियम, और अभी हम लोगों ने इसको देखा इंडोमेट्रियम। और इसके अंदर यह अब भ्रूण क्या हुआ भाई, यह जो है यह भ्रूण जो है यह एम्ब्रियो इसके अंदर अब प्रवेश कर गया है, इसके अंदर समा चुका है। अब यह जब समा गया, यह एम्ब्रियो जोना पेलोसिडा की दीवार टूट गई है, तो आप देखेंगे कि जो ये हमारी मायोमेट्रियम है, ये इसके और ये इंडोमेट्रियम में तो घुस गया है ना, ये एंडोमेट्रियम में तो घुस गया, ये भाई अंदर घुस गया। तो मायोमेट्रियम और इसके बीच में ये देख रहे हैं जो जगह है, इसको हम अब इसका नाम थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि चेंज हो जाएगा। अब जब इसके अंदर टोटली इम्बेडेड हो गया, अब इसको हम एक दूसरा नाम देंगे, ये नाम हो गया डेसिडुआ। डेसिडुआ, तो डेसिडुआ का मतलब ही आप जानते हो, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट हम लोग पढ़े हैं तो पतझड़ की बात होती है, मतलब कुछ समय बाद इसको गिर जाना है, झड़ जाना है। और आप जानते हो कि जो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, इसको हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बात की है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 1 से लेकर के, यहाँ हमने बातें की हैं 1 से लेकर के यह 14 दिन का जो सफ़र होता है। यहाँ पे आप देखते हो कि जो यूटेराइन वाल है, यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ यह 14वें दिन यहाँ सीक्रेट होता है, और वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है जो कार्पस ल्यूटियम है, हमने आपको बताया था कि जब यह बर्स्ट कर जाता है तो कार्पस ल्यूटियम नाम की संरचना बनती है, और कार्पस ल्यूटियम को यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जो LH सीक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी के अग्र पिट्यूटरी से, वह इसको मेंटेन किया रहता है। और यह ल्यूटियम जो है क्या करती है, यानी इसको मेंटेन किए रहती है, इसकी जान बचाती है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकालता है। और प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हैं कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इधर का प्रोलिफरेटिंग जो फेज है, यानी इंडोमेट्रियम की दीवार को यह मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन इसको बचा कर रखता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि क्या रोल ये प्ले हो रहा है। तो अब इसका नाम हो गया डेसिडुआ। अब देखिए यहाँ जो सटा हुआ है, तो इसको हम डेसिडुआ, चूँकि बेस यहाँ देख रहे हैं एक तरह से बेस बन रहा है, इसीलिए इसको नाम देते हैं डेसिडुआ वेसाइलिस। ठीक है, वेसाइलिस इसका नाम हो जाएगा डेसिडुआ वेसाइलिस। इधर देखें जो अंदर की तरफ घुस गया है, इधर जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, इधर बाहर जो बची हुई है, यहाँ पर भी ये सेल जो है अरेंज रहती हैं, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो भाई डेसिडुआ चूँकि कैप एक तरह से पहना हुआ है समझ लो, तो इसको हम कहेंगे डेसिडुआ कैप्सिलरिस, कैप्सिलरिस। ठीक है, और ये जो बाहर की जो चीज़ें और बच जा रही हैं, इसकी जगह जो है इसको हम कहेंगे
डेसिडुआ फेराइटालिस, डेसिडुआ फेराइटालिस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डेसिडुआ के अंदर यानी यह टोटली जो है अपने आप को यह एम्ब्रियो इम्बैडन कर लेता है और इसके अंदर यह इम्प्लांट हो जाता है। इस तरह से यह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है तो अब क्या होगा। थोड़ी सी बातें और हम जान लेते हैं टेस्ट के बारे में भी। जैसे ही इस्टेब्लिश करता है तो आप जानते हैं इसकी दीवारें कुछ ऐसी चीज़ें सीक्रेट करती हैं। आइए उसे भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट यानी एम्ब्रियोब्लास्ट इसके अंदर एम्ब्रियो इस्टेब्लिश हो गया तो एक हार्मोन यह सीक्रेट करता है जिसे हम HCG कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, यह हार्मोन सीक्रेट होता है और यह जो है हार्मोन इंडिकेशन दे देता है कि यह जो है प्रेगनेंसी का संकेत दे देता है। और इसी लास्ट से कोरियन का डेवलपमेंट होना है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होना है, उसको कमी मिक्सर हम लोग जानेंगे। तो ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन निकलते हैं, यही हार्मोन फिर जो है ब्लड में जाते हैं और ब्लड से होकर के किडनी में जाते हैं, वहाँ प्यूरिफाई होता है। फिर किडनी से जो है यूरिन के रास्ते यह HCG हार्मोन निकलता है। इसी हार्मोन से हम प्रेगनेंसी को टेस्ट कर लेते हैं। जो मार्केट में प्रेगनेंसी किट आती है उसमें जब यूरिन के सैंपल को डाला जाता है तो जैसे ये किट है ये, तो इसमें कुछ लाइनिंग बनी रहती है जैसे डबल है, और यूरिन के जैसे ही डालेंगे अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई है तो यह रेड रंग का हो जाता है। तो जब रेड हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। तो यही हार्मोन जो है इंडिकेशन देता है प्रेगनेंसी का। तो अगर इस टेस्ट को करना है तो हमेशा 6 से 7 दिनों के पहले करेंगे तो यह टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, यानी 7वें दिन 6 दिन के बाद ही जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा कि प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं हुई है। तो इस टेस्ट के माध्यम से बड़े आसानी से जाना जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ भी आपको यह भी बताता चलूँ कि ये जो HCG है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने देखा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जब यहाँ 14वां दिन आया था तो 14वें दिन के बाद ये हम लोग देखा था कि जो हाईएस्ट पीक पे था LH वो धीरे धीरे आगे चल करके डाउन होता चला जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका डाउन होना यही तो मेंटेन किए हुए था जो कार्पस ल्यूटियम बनी थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेंटेन कर कार्पस ल्यूटियम को जिंदा रखा हुआ था। और कार्पस ल्यूटियम जब जिंदा थी तो यह प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो प्रेगनेंसी हार्मोन था उसको रिलीज कर रही थी। और हम जान रहे हैं कि एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उसको मेंटेन करने में यानी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जरूर निकलता है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन मेन भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी आप जानते हैं कि इस स्टेज में यहाँ पर हम लोग देखा था कि प्रोलिफरेटिंग स्टेज होती है, यानी प्रोलिफरेट होता रहता है। लास्ट में हम देखते हैं कि इधर ये सिक्रेटरी स्टेज होता है। तो सिक्रेटरी स्टेज में आपने देखा कि मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, इसके वजह से इसके अंदर ये घुस गया और ये कार्पस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को जिंदे रखा हुआ था। और कार्पस ल्यूटियम जैसे जिंदा थी तो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकाल रही थी, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन किए हुए थी। क्योंकि बेबी कंसीव हो चुका है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, अब ये मर जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन निकालेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अभी गिरना नहीं है, अगर गिर जाएगी तो ये फिर बच्चे के लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जो है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है। और आप जान रहे हो कि इस पेज में जा कर के कार्पस जो LH हार्मोन है वो काफ़ी कम होता चला जाता है, और कम हो जाएगा तो ये मर जाएगी।
कार्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम की जैसे ही डेथ होगी तो आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन नहीं सीक्रेट हो पाएगा और फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग झड़ जाएगी, डेसिडुआ में कन्वर्ट हुई है वो डिसअपियर हो जाएगी। फिर इस बच्चा के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए यह CG नाम का हार्मोन जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक तरह से यही प्लेसेंटा का अब आगे चलकर कोरियोनिक लेयर जो है प्लेसेंटा का निर्माण करेगी और यह स्टेब्लिश हो जाएगा। तब वहाँ से माँ से अपने भोज्य पदार्थ को यह एम्ब्रियो लेने लगेगा। तो ये एक तरह से हीरो है, हीरो की तरह से अब कहता है कि कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, एलियस तुम समाप्त हो रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जो है वो मैं अब संभाल लूँगा। यानी यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एलियस जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी से जो निकलता है उसके कार्य को संपादित करने लगती है और ताकत दे देती है। यानी इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको ताकत दे देती है कि वो अपने आप को मेंटेन रखे, उसका प्रोलिफरेशन होता रहे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इम्प्लांटेशन के बारे में। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब ये हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम में, अब इसके अंदर किस तरह के डेवलपमेंट होंगे और वो किस तरह से डेवलपमेंट करके यानी गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से किस तरह से हमारी जर्म लेयर बनेंगी और जर्म लेयर के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अन्य जो भी पार्ट हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर